अनिका मीठी आवाज में अपनी बात को पूरा करते हुए जवाब देती है। ऐसा मैंने घर के लोगों को बोला है। हमने अभी तो डिनर किया था। क्या अभी भी भूख लगी है मिस्टर मारवा? फिर एक सेकंड रुककर आगे कहती है, हम खाना खाने नहीं बल्कि खुराक देने जा रहे हैं। रोहित मारवा पूछता है, किसे? अनिका जवाब देती है, उन्हें जिन्होंने मेरे भाई मयूर गुलेरिया को हाथ लगाने की कोशिश की है। रोहित मारवा अनिका की बात सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े झटके धीरे से दे देना अनिका के लिए एक सामान्य बात थी और उन्हें झेल पाना रोहित मारवा के लिए भी नॉर्मल था। सिचुएशन को समझते हुए रोहित मारवा अनिका से कहता है, हमें मयूर गुलेरिया की टीम का एक आदमी मिला है, लेकिन इस वक्त वह कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सुबह तक उसे होश आ जाएगा, उससे हमें ठीक ठीक पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। और इस वक्त मयूर गुलेरिया अपनी बाकी टीम के साथ कहाँ पर है? अनिका गुलेरिया जवाब देती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रोहित मारवा कहता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमारी बेस्ट टीम मयूर गुलेरिया और उसकी टीम को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। अनिका गुलेरिया कहती है, मतलब यह कि हमें अपनी टीम के लिए भी चिंता करनी चाहिए। रोहित मारवा जवाब देता है, वह रेड क्लिफ एरिया है, हमें कुछ घंटे उसके आने का इंतजार कर लेना चाहिए। वह साथ होगी तो हम मयूर गुलेरिया को जल्दी ही ढूंढ पाएंगे। अनिका गुलेरिया जवाब देती है, डोंट वरी मिस्टर मारवा, वहाँ पहुँचने के बाद अब तक वह अपनी इंक्वायरी भी पूरी कर चुकी होगी। एक्चुअली वी आर लेट, और अब सीट बेल्ट ठीक से पहनना क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है। ऐसा कहकर अनिका गाड़ी को फुल स्पीड में रेस देती है। दिल्ली के ट्रैफिक में एक रेड लाइट पर अनिका की गाड़ी रुकती है और अनिका अपनी सीट पर बैठे ही बैठे अपने अंगरखा गाउन की डोरियां खोल देती है। रोहित मारवा रोमांटिक अंदाज में अनिका से कहता है, क्या हम दोनों गाड़ी की पीछे वाली सीट पर चलें? अनिका रोहित मारवा की बात सुनकर उसे एक तेज लुक देती है। उसके बाद कहती है, कम ऑन फास्ट मिस्टर मारवा। यह कहकर अपनी गाड़ी से उतरकर उसके राइट हैंड साइड पर रुकी हुई एक वैनिटी का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। रोहित मारवा भी बिना अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले अनिका के पीछे पीछे ड्राइवर सीट से होता हुआ वैनिटी में चला जाता है। वैनिटी में जाकर अनिका एक बैग उठाती है और रोहित की तरफ फेंकते हुए कहती है, चेंज योर गेटअप, और स्माइल करती हुई दूसरा बैग उठाकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। जब अनिका बाहर आती है तब रोहित मारवा आईने के सामने खड़ा होकर अपनी पग को ठीक कर रहा होता है। अनिका कहती है, लुकिंग परफेक्ट मिस्टर सुखविंदर। सुखविंदर नाम सुनते ही रोहित मारवा पलटकर अनिका की तरफ देखता है और कहता है, मैं सुखविंदर, और तुम? अनिका कहती है, मैं बलविंदर। रोहित मारवा कहता है, ओह, सुखवीर सिंह का शागिर्द सुखविंदर और बलवीर सिंह का शागिर्द बलविंदर, नाइस। रोहित मारवा कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम अपनी ननद कम सहेली के लिए तुमने यह गेटअप नहीं लिया होगा। अनिका कहती है, बिल्कुल सही मिस्टर मारवा, यह गेटअप दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। सोचो अगर उन्हें पता चल जाए शतरंज की बिसात पर राजा और रानी दोनों उसके इलाके में घुस आए तो वह क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा रुककर आगे कहती है, और अभी हम फाइनल वॉर के लिए रेडी नहीं हैं। अनिका की बात सुनकर रोहित मारवा कुछ सोचने लगता है। अनिका आगे कहती है, लेकिन फिर भी हम पूरी तैयारी से आए हैं। रोहित मारवा अनिका से पूछता है, क्या राजलक्ष्मी की तरह तुम उसे भी अपनी याददाश्त के बारे में नहीं बताने वाली हो? अनिका जवाब देती है, मैं राजलक्ष्मी से यह बात छुपाना नहीं चाहती, बस यह बात बताकर मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, लेकिन जो अपने आप में शेरनी है, शिकार करना भी जानती है और सुरक्षा भी, उससे मैं यह सच छुपाने की कोशिश नहीं करूंगी। हाँ, यह सच है कि मैं खुद कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही जल्द वह यह बात समझ जाएगी कि मेरी खोई हुई याददाश्त लौट आई है। एक तरफ जहां रोहित मारवा और अनिका दिल्ली के बॉर्डर को पार करने वाले थे, वहीं दिल्ली के एक 7 स्टार होटल में रोहित मारवा और अनिका की कार पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित मारवा और अनिका दोनों को कवर देते हैं और लिफ्ट से होते हुए कैंडल लाइट डिनर के लिए पहले से बुक किए गए पर्सनल कैबिन के अंदर ले जाते हैं। रोहित मारवा और अनिका के साइड फेस और कपड़ों के अलावा कोई भी उनका पूरा चेहरा नहीं देख पाता। 7 स्टार होटल की टाइट सिक्योरिटी के बाद भी वहां के स्टाफ को अनिका और रोहित मारवा के नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं थी। जो कुछ भी ऑर्डर किया गया था वह स्टाफ द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स को हैंड ओवर किया गया और सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोहित मारवा और उसकी ब्यूटीफुल वाइफ के लिए अंदर पहुँचाया। वहीं दूसरी ओर कुछ ही देर बाद वैनिटी दिल्ली के बॉर्डर को पार करके एक वीरान जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर रोहित मारवा का प्राइवेट जेट उनका वेट कर रहा था, जो सभी तरीके से आधुनिक हथियारों जैसे गन्स, बॉम्ब्स और सैटेलाइट कनेक्टेड एक्टिविटीज ट्रेस करने के लिए रिलेटेड कंप्यूटर्स इत्यादि से लैस था।
इसमें कई तरह की बुलेट प्रूफ कार और रेसिंग कार भी मौजूद थी जो रेगिस्तान में भी दौड़ सकती थी। रोहित मारवा की पूरी टीम के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स थे। अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ रोहित मारवा और अनिका एक ही घंटे के अंदर राजस्थान के वीराने में मौजूद अपनी बाकी टीम तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही रोहित मारवा और अनिका वहां बनाए हुए कैंप के अंदर जाते हैं, उनकी नज़र कॉम्बैट पहने हुए एक सुंदर, लंबी और फिट ऑफिसर पर पड़ती है। ठीक इसी वक्त वह ऑफिसर अनिका और रोहित मारवा की तरफ देखने लगती है और उन्हें पहचानने की कोशिश करती है। उसे दोनों चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वह याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर इन दोनों चेहरों को कहाँ देखा गया था। वह धीमे कदमों से उन दोनों की तरफ आती है। जैसे जैसे करीब आती है, उसके चेहरे की हैरानी मुस्कुराहट में बदल जाती है और झट से वह बलविंदर के गले लग जाती है और फिर सुखविंदर को हक करती है। फिर कहती है, लुकिंग नाइस बोथ ऑफ यू सरदार जी। फिर दोबारा से अनिका के गले लगती है और कहती है, कैसी हो भाभी? इट्स ए लॉन्ग टाइम टू सी यू। अनिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो भूमिका मारवा? भूमिका जवाब देती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मयूर गुलेरिया भी ठीक होगा। वह जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और सही सलामत घर लेकर चलेंगे। कुछ सेकंड का गैप लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भूमिका कहती है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ दिखानी है। वह एक स्केच दिखाती है जो किसी बड़े अजगर जैसा दिखाई दे रहा था। भूमिका मारवा कहती है, इस इलाके में दूर दूर तक कोई नहीं रहता, पर आसपास के गांव में पूछताछ करने पर पता चला है कि यहाँ पर कोई 100 मीटर लंबा भारी शरीर वाला अजगर रहता है, जिसके डर के कारण लोग इस इलाके में नहीं आते और कम से कम रात को तो कभी नहीं आते। उनका कहना है कि चाहे कोई इंसान हो या जानवर, अगर रात के वक्त इस इलाके में चला गया तो कभी लौट कर नहीं आया। कुछ सोचते हुए भूमिका मारवा आगे कहती है, उनका यह भी कहना है कि वह अजगर शिकार के बाद जमीन के अंदर चला जाता है और छिप जाता है। रोहित मारवा कहता है, इट्स साउंड वियर्ड। अनिका कहती है, हाँ अजीब तो है, कुछ गड़बड़ जरूर है। भूमिका मारवा जवाब देती है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इस पूरी कड़ी में वह लूप फॉल्ट कहाँ है। अनिका कहती है, इस तरह के बड़े अजगर मेक्सिको के जंगलों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के और भागों में यह नहीं पाए जा सकते, लेकिन इतने बड़े शरीर के लिए उतनी ही ज़्यादा शिकार की ज़रूरत है। इस रेगिस्तान की गर्मी में इस तरह सरवाइव करना नामुमकिन है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। रोहित मारवा कहता है, यह भी तो हो सकता है कि यह एक सिर्फ मनगढ़ंत कहानी हो या फिर अपने फायदे के लिए किसी की फैलाई हुई अफवाह। सभी गैरकानूनी काम अक्सर रातों में ही किए जाते हैं और यह इलाका बॉर्डर के पास है। हो सकता है अपने उन्हीं कारनामों के अंजाम देने के लिए इस कहानी का सहारा लिया जा रहा हो। भूमिका जवाब देती है, शुरू में मुझे भी यही लग रहा था, पर मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। गांव वालों का कहना था कि उसने कुछ साल पहले उस अजगर को देखा था। किसी तरह उस अजगर से उसकी जान तो बच गई, लेकिन मेंटल कंडीशन पूरी तरह से बिगड़ गई। उसके बाद वह कभी ठीक नहीं हो पाया। अनिका कहती है, चाहे यह सच हो या झूठ, हमें पूरी तैयारी के साथ चलना होगा। हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। मयूर को ढूंढना हमारी पहली प्रायोरिटी है, वह भी बिना किसी नुकसान के। भूमिका मारवा कहती है, अजगर है या नहीं यह पता लगाने के लिए हमें जाल बिछाना होगा और उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। बस थोड़ी बहुत देर में सभी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पहुँच जाएगी। अब सवाल यह है कि यदि सच में हमारा सामना किसी ऐसे विकरालकाय अजगर से होता है तो उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा। सच में ऐसा कोई जीव यहाँ मौजूद है तो सोचने वाली बात यह है कि अब तक मयूर गुलेरिया और उसकी टीम ने अपनी जान किस तरह बचाई होगी और इस वक्त वह कहाँ होंगे। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं उसके आगे के इलाके में नेटवर्क कनेक्शन भी नहीं है। इसलिए मयूर गुलेरिया या उसकी टीम की किसी भी डिवाइस से हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया है। यहाँ सिर्फ सैटेलाइट कनेक्टेड वायरलेस ही काम करते हैं। अपनी बात को पूरा करके भूमिका मारवा अनिका और रोहित मारवा को वायरलेस और ब्लूटूथ डिवाइस देती है। अनिका कुछ सोचती है और उसके बाद अपने फ़ोन से एक मैसेज करती है। कुछ ही सेकंड बाद उसे एक कॉल आती है। अनिका कॉल रिसीव करती है और पूछती है, क्या तुम तैयार हो? उधर से जवाब आता है, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बताइए क्या करना है। अनिका कहती है, जो लोकेशन मैं तुम्हें भेज रही हूँ उसके आसपास के इलाके में रेड क्लिफ एरिया की तरफ 250 किलोमीटर के रेंज में चेक करो कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पर छिप सके या कुछ समय के लिए रुक सके। कोई भी अंडरग्राउंड बेस कैंप या कोई पुरानी घर या इमारत, ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करो। उधर से जवाब आता है, मतलब मुझे फिर से इंटरनेशनल क्रिमिनल बनना है, यह गैर कानूनी है। अनिका कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें ट्रेस करना किसी के बस की बात नहीं है।
लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सबका इंतजाम हो चुका है, सब कानून के दायरे में है। जवाब आता है, ओके बॉस, मुझे 10 मिनट दीजिए। यह करीब आधी रात का समय था। रेगिस्तान की खास बात होती है कि दिन में इतना तपता है कि इंसान गर्मी से झुलस कर मर जाए, और रात में इतना ठंडा होता है कि ठंड से बचना मुश्किल हो जाए। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक ट्रक पहुँचता है जिसमें कुछ जानवरों को लाया गया था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद यह तय किया जाता है कि चारे के तौर पर बकरी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उसका वजन काफ़ी जानवरों से कम है। भूमिका मारवा की टीम का एक साथी कहता है, एक बकरी के पैरों को बांधकर उसे रस्सियों की मदद से हेलीकॉप्टर से अटैच किया जाएगा, फिर उसे खुले मैदान में ज़मीन पर रख दिया जाएगा। अगर अजगर होगा तो उसके शिकार के लिए वह जरूर आएगा। जैसे ही अजगर अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करेगा, हेलीकॉप्टर की मदद से उस बकरी को उड़ाकर ले जाते हुए उस अजगर को अपने शिकार के पीछे दौड़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा। अगर वह बकरी का शिकार करने में कामयाब हो जाता है, तब हमें दूसरे जानवरों को इस्तेमाल में लाना होगा। जिस समय जानवरों को चारा बनाकर अजगर को सर्चिंग टीम से दूर ले जाया जाएगा। ठीक उसी वक्त बाकी की सर्चिंग टीम हेलीकॉप्टर और गाड़ियों की मदद से मयूर गुलेरिया और उसकी टीम को ढूंढकर सुरक्षित हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करेगी। भूमिका मारवा कहती है, अगर यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं है, तब हमें यह पता लगाना होगा कि वह दूसरी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से मयूर गुलेरिया और उसकी टीम लापता है। यहाँ पूरी टीम जाल बिछाने की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं अनिका कॉल रिसीव करके बाहर की तरफ चली जाती है। हाँ बोलो, उधर से जवाब आती है। मैंने पता लगा लिया है, आपकी करंट लोकेशन के करीब नॉर्थ वेस्ट में 28 किलोमीटर दूर एक काफ़ी पुरानी चौकी है। ऐसी चौकी राजा महाराजाओं के समय में सीमाओं की देखरेख के लिए बनाई जाती थी। इनकी दीवारों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है और मजबूत भी। हो सकता है यह भी उन्हीं में से एक हो। करीब 300 से 400 स्क्वायर मीटर में बनी हुई यह जगह टूटी फूटी स्थिति में है, लेकिन ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर है। यह कहा जा सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर इसमें अभी भी सिर छुपाने की जगह बाकी हो सकती है। अनिका कहती है, और कोई इन्फॉर्मेशन? उधर से आवाज़ आती है। हाँ, एक बात और, जूम करने पर उसी जगह पर ऐसी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है जो शायद आपके लिए क्लू साबित हो सकती है। मैंने आपको फिक्स कर दिया है, एक बार खुद देख लीजिए। इसके अलावा उस जगह को सेंटर मानकर 25 किलोमीटर के रेडियस में सर्कल बनाने पर कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, ना लिविंग और ना ही नॉन लिविंग। तभी रोहित मारवा और भूमिका मारवा अनिका की तरफ आते हैं। रोहित मारवा अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, उसे कुछ नहीं होगा। अनिका अपनी मुठिया कस लेती है और वह गुस्से व जोश भरी आवाज़ में कहती है, मैं जानती हूँ वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। पिछली बार भी उसने मेरा इंतज़ार किया था, उसने सांस नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहन उसे बचा लेगी, और इस बार भी वह अपनी बहन का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुँचना होगा। तभी एक गार्ड आकर फैक्स के पेपर्स अनिका को पकड़ा देता है। अनिका पेपर्स को ध्यान से देखती है और फिर उन्हें भूमिका मारवा रोहित मारवा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, यह वह लोकेशन है जहां हमें जाना है। उसके बाद अनिका जूम करके ली गई पिक्चर को बड़ी ही बारीकी से देखती है। देखने के बाद उसे भी भूमिका मारवा रोहित मारवा की तरफ कर देती है। जब वह दोनों उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। भूमिका मारवा कहती है, यह तो सेल फोन के टुकड़े हैं, शायद गुस्से में फेंकने की वजह से यह टुकड़ों में बिखरा पड़ा है। इसका मतलब वे लोग पक्का वहीं पर होंगे। अनिका सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। उसकी आंखों में गुस्सा की आग और पानी की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। अनिका कहती है, अगर मोटे तौर पर देखें तो उस अजगर की स्पीड कम से कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक से अधिक 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हेलीकॉप्टर के साथ स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें अपने लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शन देने होंगे। भूमिका मारवा कहती है, जब हमें यह पता चल गया है कि मयूर गुलेरिया और उसकी टीम के कहाँ पर होने के चांसेस हैं, तब हमें यह सब करने की क्या ज़रूरत है? अनिका जवाब देती है, हम किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं ले सकते। यह भी हो सकता है कि वह अजगर उनकी लोकेशन के आसपास ही उनके बाहर निकलने की ताक में बैठा हो। इसलिए यदि सच में उसका अस्तित्व है तो हमें उसे वहाँ से दूर ले जाना होगा, ताकि हम पूरी सेफ्टी के साथ उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सकें। भूमिका मारवा पूछती है, तुम्हारे हिसाब से हमें हमारी वांटेड लोकेशन से कितनी दूर जाल बिछाना चाहिए? अनिका जवाब देती है, उस अजगर की लंबाई 100 मीटर है, तो हमें कम से कम 2 किलोमीटर तक अपनी योजना को अंजाम देना होगा। भूमिका मारवा कहती है, ठीक है। और उसके बाद वह अपनी टीम और रोहित मारवा की पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करके सभी इंस्ट्रक्शन दे देती है। फिर अंत में कहती है, याद रहे यह मिशन हमें सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ने से पहले पूरा करना है। प्लानिंग के हिसाब से ठीक 2 किलोमीटर दूर तक जाल बिछाया जाता है। जमीन पर बैठी हुई बकरी की दहशत के कारण आवाज़ सुनने वालों की रूह तक काँप रही थी।
लेकिन आधा घंटा बीतने के बाद भी उसका शिकार करने के लिए ना कोई अजगर आया था और ना ही सांप। भूमिका मारवा कहती है, मुझे नहीं लगता कि हमें अब और इंतजार करना चाहिए। हमें हेलीकॉप्टर से उस किला चौकी पर उतरना चाहिए। ऐसा कहकर भूमिका मारवा अपने साथियों को इशारा करती है। अनिका कहती है, मैं खुद जाऊंगी। अनिका की बात सुनकर रोहित मारवा और भूमिका मारवा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रोहित कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर भूमिका कहती है, मैं भी तुम दोनों के साथ नीचे आ रही हूँ।